सक्रिय अवशोषण के अंतर्गत अपन फॉस्फोलिपिड परिकल्पना को देखेंगे। इस परिकल्पना को बेनेट क्लार्क ने 1956 में प्रस्तावित किया था। इसे लेसिथिन चक्र परिकल्पना भी कहते हैं क्योंकि वाहक लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड प्रोटीन होता है। लेसिथिन एक उभयधर्मी यौगिक है जो धन आयनों तथा ऋण आयनों दोनों प्रकार के आयनों के वाहक का उत्तरदायित्व निभाता है। लेसिथिन का संश्लेषण तथा जल अपघटन एक चक्रीय क्रम में होता है। ये बाह्यदिक स्थल पर आयनों से संयुक्त होकर लेसिथिन आयन समिश्रण का निर्माण करता है। इसका कोलिन भाग ऋण आयनों को तथा फॉस्फेटिडिक एसिड भाग धन आयनों को ग्रहण करता है। यह समिश्रण भीतरी दिक स्थल पर पहुंचकर अपघटन द्वारा आयनों को मुक्त कर देता है। एटी की उपस्थिति में लेसिथिन का पुनः संश्लेषण हो जाता है तथा बाह्य सतह पर पुनः आयन परिवहन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, जैसा कि अपन को ये लेसिथिन चक्र के आरेखीय निरूपण के अंतर्गत मालूम पड़ रहा है कि आउटर स्पेस में से क्लोराइड आयन पोटेशियम आयन जो है प्रवेश करते हैं। ये लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर फॉस्फेटिडिक एसिड्स के साथ क्रिया करके कोलिन और बनाते हैं ये क्रिया करके, और ये एटीपी की उपस्थिति में ये पुनः लेसिथिन का संश्लेषण करते हैं और बाह्य स्तर पर पुनः आयन बाहर परिवहन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तीसरा है हमारा साइटोक्रोम पंप परिकल्पना। ये परिकल्पना पहले लुंडेगार्ड तथा ब्रसस्टोम ने 1935 द्वारा प्रस्तावित की गई। बाद में पुनः लुंडेगार्ड ने 1955 में इसे संशोधित किया गया। इस परिकल्पना के अनुसार ऋणायन अवशोषण व श्वसन में सीधा संबंध होता है। वैज्ञानिक के अनुसार जब किसी पादप को जल से निकालकर लवणों के विलयन में स्थानांतरित किया जाता है तो उस पादप की श्वसन दर बढ़ जाती है। श्वसन दर में यह वृद्धि ऋणायनों के अवशोषण की मात्रा से सीधे संबंधित होती है, जिसे लवण श्वसन कहते हैं। जैसे RT = RG + RA। यहाँ पर RT कुल श्वसन है, RG आधार श्वसन है, RA लवण श्वसन होता है। इस प्रकार आधार श्वसन में जो वृद्धि ऋणायन अवशोषण के कारण होती है उसे लवण श्वसन सॉल्ट रेस्पिरेशन कहते हैं तथा इस परिकल्पना को हम लवण श्वसन परिकल्पना सॉल्ट रेस्पिरेशन हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ऋणायन अवशोषण व श्वसन में सीधा संबंध देखा गया, परंतु ऐसा सहसंबंध धनायनों के अवशोषण में नहीं देखा गया। इसलिए वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला लुंडेगार्ड ने कि ऋणायनों व धनायनों का अवशोषण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, जिसमें ऋणायनों का अवशोषण सक्रिय विधि से तथा धनायनों का अवशोषण निष्क्रिय विधि से होता है। साइनाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कारक जो श्वसन दर को कम करते हैं वे ऋणायनों की अवशोषण दर को भी कम करते हैं। इस आधार पर लुंडेगार्ड ने यह प्रस्तावित किया कि ऋणायनों का अवशोषण साइटोक्रोम पंप द्वारा होता है। लवण श्वसन का ग्राफ द्वारा हम इंडिकेट कर रहे हैं। इस परिकल्पना के अनुसार कोशिका कला अपारगमित क्षेत्र की बाह्य सतह पर साइटोक्रोम का ऑक्सीकरण फेरिक आयन तथा भीतरी सतह पर अपचयन फेरस होता है। साइटोक्रोम तंत्र में भीतरी सतह पर डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रिया द्वारा प्रोटॉन H+ तथा इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। साइटोक्रोम श्रृंखला तथा इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर स्थानांतरित होते हैं, जहां वे प्रोटीन, हाइड्रोजन आयन व ऑक्सीजन से संयुक्त होकर जल का निर्माण करते हैं। इस क्रिया के साथ ही बाहरी सतह पर साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन के बदले ऋणायन ग्रहण कर ऑक्सीकृत फेरिक आयन हो जाता है, जैसे कि अपन इसके अंदर इंडिकेट कर रहे हैं साइटोक्रोम पंप द्वारा ऋणायनों के सक्रिय अवशोषण के चित्र द्वारा। तथा कोशिका कला की भीतरी सतह पर साइटोक्रोम डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रिया से मुक्त इलेक्ट्रॉन से संयुक्त होकर अपचयित फेरस हो जाता है तथा ऋणायन को मुक्त कर देता है। तो एक बार ये ऑक्सीकृत होते हैं और एक बार ये अपचयित होते हैं। संक्षेप में वैज्ञानिक लुंडेगार्ड की परिकल्पना के निम्न प्रकार के बिंदु निम्न प्रकार हैं। पहला, ऋणायन तथा धनायन अवशोषण एक दूसरे से स्वतंत्र है। दूसरा, ऋणायनों का कोशिका कलम से सक्रिय जबकि धनायनों का निष्क्रिय परिवहन होता है। तीसरा, कोशिका कला की बाह्य सतह से भीतरी सतह की ओर ऑक्सीजन की क्रमिक सांद्रता प्रवणता पाई जाती है, जो बाह्य सतह पर ऑक्सीकरण कर भीतरी सतह पर अपचयन के लिए उत्तरदायी है। चौथा, साइटोक्रोम पंप द्वारा इलेक्ट्रॉन का परिवहन बाहर की ओर तथा ऋणायनों का परिवहन भीतर की ओर होता है। साइटोक्रोम पंप की परिकल्पना के पक्ष में प्रमाण। पहला, ऋणायन अवशोषण व श्वसन में सीधा संबंध होता है क्योंकि लवण अवशोषण के समय श्वसन दर भी बढ़ जाती है। दूसरा, ऑक्सीडेस निरोधक
दोनों प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें दोनों क्रियाओं में साइटोक्रोम की भूमिका का प्रमाण मिलता है। साइटोक्रोम पंप परिकल्पना के विरुद्ध में कुछ आपत्तियां भी आईं, जो निम्न प्रकार हैं। इस मत के अनुसार केवल ऋणायनों के वाहक होते हैं, धनायनों के नहीं। दूसरा, आयनों के चयनात्मक अवशोषण तथा प्रतिस्पर्धा को स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ऋणायन अवशोषण के समय श्वसन दर का बढ़ना एटीपी उत्पादन के कारण होता है, साइटोक्रोम के ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा नहीं। वैज्ञानिक रॉबर्टसन के अनुसार 1951 के अनुसार 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल, जो ऑक्सीफॉस्फोरीकरण का बाधक है, श्वसन क्रिया को तेज करता है, परंतु लवण अवशोषण की दर यह कम करता है। इससे प्रमाणित होता है कि लवण अवशोषण का संबंध एटीपी उत्पादन से होता है। चौथा कारण, इस परिकल्पना के अनुसार श्वसन दर में वृद्धि ऋणायन अवशोषण के कारण होती है, परंतु हैंडले तथा ओवरस्ट्रिट 1955 के अनुसार पोटेशियम तथा सोडियम धनायनों का अवशोषण भी श्वसन दर को बढ़ाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे चौथी परिकल्पना, विद्युत रासायनिक प्रवणता परिकल्पना। पीटर मिचेल ने 1968 के अनुसार कोशिका कलिका में से आयनों का परिवहन कला में विद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होने से होता है। इस परिकल्पना के अनुसार ऋणायनों का स्थानांतरण विनिमय प्रक्रिया द्वारा, जबकि धनायनों का स्थानांतरण वाहकों के माध्यम से सक्रिय विधि से होता है। इस प्रक्रिया में एटीपीएज एंजाइम्स सक्रिय होता है कोशिका झिल्ली के अंदर, जो एटीपी को जल अपघटित कर एडीपी व कार्बनिक फॉस्फेट तथा साथ जल को अपचित कर हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन में निर्माण करता है। हाइड्रोजन आयन H+ कला के बाहर तथा हाइड्रोक्सिल आयन भीतर की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। भीतरी हाइड्रोक्सिल आयनों का विनिमय बाह्य विलयन के ऋणायनों से होता है, जबकि धनायनों का वाहकों के माध्यम से सक्रिय स्थानांतरण होता है। सक्रिय अवशोषण के अंतर्गत हम देख रहे थे फॉस्फोलिपिड परिकल्पना। सेकंड, इस काम हो ही नहीं सकता है क्या? अभी वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या? लग रहा है वाला हुआ ही नहीं, समझ लो।